नीत तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं जयकृति योगी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। खरीफ अरहर की वैज्ञानिक तकनीक से बुआई। अजोला इकाई निर्माण की तकनीक और उपयोगिता। हमारे राज्य में अरहर की खेती लगभग 5.3 लाख हेक्टेयर भूमि में की जाती है और जो किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं उनके लिए जून का अंतिम सप्ताह इसकी बुआई के लिए उपयुक्त है। तो इसकी वैज्ञानिक तरीके से बुआई कैसे करें, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि महाविद्यालय बालाघाट के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर एस.बी. अग्रवाल से। इस खरीफ मौसम की दलहनी फसलों में अरहर, जिसको तुअर भी कहते हैं, और ये दाल के रूप में उगाई जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण फसल है, जिसका हमें भरपूर उत्पादन लेने के लिए हमारे किसान भाइयों को ऐसी तकनीकी अपनाना होगी जिससे लागत कम हो और उत्पादन में वृद्धि हो, जिससे किसान अपने आप में समृद्ध बन सके। यदि प्रजाति ऐसी जो कि कम अवधि की है और हम दूसरी फसल लेना चाहते हैं जिसमें ICPL 87 नाम की एक ऐसी प्रजाति है जो कि 150 दिन से पहले ही पककर तैयार हो जाती है, 140 दिन में। दूसरी ऐसी भी प्रजाति है जो कि TJT 501, ये प्रजाति भी 150 से 160 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इस प्रजाति का अगर हम चयन करते हैं तो भी हम कम समय में पकने वाली गेहूं की प्रजाति रबी के मौसम में लगा सकते हैं। तीसरी बात यह है कि अगर लंबी अवधि की प्रजाति लगाना है, जो सिंगल फसल लेना है, तो इसमें एक जो प्रजाति है जिसका नाम है ICPL 87-119 और ये आशा के नाम से बाजार में उपलब्ध है। इस प्रजाति का भी हम बोनी कर सकते हैं। किसान भाइयों, विश्व स्तर पर अरहर उत्पादन में भारत का 90% योगदान है। तो आज हम बात कर रहे हैं अरहर के उत्पादन की उन्नत तकनीक के विषय में। तो सबसे पहली बात आती है भूमि के चुनाव की। तो इसके लिए हल्की दोमट अथवा मध्यम भारी प्रचुर स्फुर वाली भूमि जिसमें जल निकास की समुचित व्यवस्था हो उपयुक्त रहती है। अब बात करते हैं भूमि की तैयारी की। रेस्ड बेड मेथी से तभी बोनी हो सकती है जब आपने अच्छी तरीके से खेत की तैयारी कर ली हो। गर्मी में गहरी जुताई करने के बाद आप इसमें कल्टीवेटर या हैरो चलाकर क्रॉस में चलाएं, जिससे मिट्टी के ढिगले भुरभुरे हो जाएं, फूट जाएं और उनके जो मेड़ बनने का या बेड बनने का जो सिस्टम है वो अच्छी तरीके से काम कर सके और भुरभुरी होने पर वो सिस्टम अच्छा काम करता है और मेड़ें अच्छी बनती हैं, बोनी भी अच्छी होती है। अतः हमें खेत ये बोनी करने से पूर्व ही इसकी ये तैयारी कर लेना आवश्यक होता है। बीज जहाँ बोनी कर रहे हैं वहाँ पर खाद की मात्रा भी हम डालें। इसमें आवश्यक है
कि आप नाइट्रोजन की शुरू की आवश्यकता की पूर्ति के लिए 20 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर डालते हैं, आप 8 किलो नाइट्रोजन प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें उपयोग कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन DAP है, जिसमें 1 बोरी DAP यदि आप डालते हैं तो ये 1 बोरी DAP से आपको 9 किलोग्राम नाइट्रोजन और 23 किलोग्राम फास्फोरस की मात्रा प्राप्त हो जाती है, और ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है जिसकी बोनी हम इसके साथ में कर सकते हैं। 10 से 12 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। जहाँ पर सल्फ़र की कमी है तो हमें सल्फ़र भी इसमें प्रति एकड़ के हिसाब से 10 किलो से 12 किलोग्राम डालना पर्याप्त होता है। पर बोनी के लिए ध्यान रखें कि यदि हमें सामान्य तौर से जहाँ कहीं खेत सीडल से बोनी करना है तब 8 से 10 किलोग्राम प्रति किलो एकड़ के हिसाब से बीज की आवश्यकता होती है। ये दोनों ही विधि में पर्याप्त होती है। इससे ज़्यादा बोनी करने से पौधे की संख्या तो बढ़ जाती है, परंतु उनकी मोटाई और उनकी बढ़वार अच्छी नहीं होती है। बीमारी का प्रकोप न हो इसके लिए हम एक बीटावैक्स नाम की दवा बाज़ार में उपलब्ध है, जिसमें कार्बोक्सिन और थायरम दोनों दवाएं मिश्रित हैं। इसकी 2 ग्राम दवा प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचार करना है। एवं फफूंदनाशक के बाद राइजोबियम कल्चर 4.10 ग्राम प्रति किलो की दर से बीजों को उपचारित करें, जिससे पौधों की बढ़वार अच्छी होगी। हमने जैसा अभी बताया कि सीड ड्रिल से बोनी कर सकते हैं या रेज्ड बेड से बोनी कर सकते हैं। रेज्ड बेड की बोनी में हमने ऐसा देखा है कि 75 सेंटीमीटर तक की दूरी पर यह बोनी हो सकती है। 60 से 75, 2 फुट से 2.5 फीट तक की चौड़ाई होती है, और पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर भी रहे तो पर्याप्त होती है। परंतु सीड ड्रिल में 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा बोनी नहीं हो पाती है, चूँकि उसके अंदर स्पेस कम है तो पौधों की संख्या ज़्यादा होती है, और ये सेट करना हमें आवश्यक होता है सीड ड्रिल का। तो ये अपने अनुसार आवश्यकता से जहाँ हमें ज़रूरत है उतनी दूरी अपन ये स्थापित कर सकते हैं। पर विशेष तौर से ध्यान रखने की बात है कि दूरी आपने कितनी भी रखी हो, पौधों की संख्या एक निश्चित होना चाहिए, चाहे वो सीड ड्रिल से बोनी करें या रेज्ड बेड में बोनी करें। किसान भाइयों, कृषि के जोखिमों को कम करने हेतु आप अरहर के साथ अंतर्वर्ती फसल रूप सोयाबीन की अरहर गन्ना, उरहर उर्द, अरहर मूंग, अरहर लोबिया लगा सकते हैं, जो अरहर की उत्पादकता को प्रभावित किए बिना इन फसलों से 4 से 7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त उपज ले सकते हैं। हम जब बोनी करते हैं तो बोनी करने के बाद पानी गिरता है और फसल उगने के साथ साथ कचरा की मात्रा भी संख्या भी बढ़ जाती है। इसको रोकने के लिए बोनी के तुरंत बाद हम एक दवा जिसका नाम पेंडिमिथिलिन बाज़ार में जो कि कई नामों से मिलती है, आप उसको पेंडिमिथिलिन की जो मात्रा है ये 1 लीटर 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। परंतु आवश्यक ये है कि इसको स्प्रे करने के लिए हमें लगभग 200 से 250 लीटर पानी में घोलकर समान रूप से स्प्रे करें। पहले पेंडिमिथिलिन का स्प्रे कर लें, उसके बाद खड़ी फसल में हम गुड़ाई भी कर सकते हैं, निदाई कर सकते हैं। उसके माध्यम से भी हमें नींदा को नियंत्रित रखा जा सकता है। ये 45 दिन तक, 40 से 45 दिन तक एक अवस्था ऐसी होती है जब इसमें फसल में हमें नींदा को नियंत्रित रखना आवश्यक होता है। अतः किसान भाइयों, अभी आप जिस तरीके से ये लगाने की तरकीब आपको बताई गई है, यदि इससे आप अरहर की बोनी करते हैं, पौधे की रखवाली करते हैं, देख रेख करते हैं, संरक्षण देते हैं और पोषण करते हैं, तो आपको अधिकतम उत्पादन इसका अरहर का प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली किसान भाइयों, हरे चारे की पूर्ति के लिए अजोला एक अच्छा विकल्प है। इसकी उत्पादन इकाई हम कम पानी में भी लगा सकते हैं। तो किस प्रकार से करें अजोला का उत्पादन, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर दिव्यांशु शेखर। किसानों के लिए
अजोला, जिसको हम नीलहरित शैवाल भी कहते हैं, फर्न भी कहते हैं, यह एक वरदान से कम नहीं है। आज के जो वर्तमान दौर में जबकि हमारी खेती की या पशुपालन की लागत नित्य दिन बढ़ती जा रही है, अजोला का प्रयोग हम फसल उत्पादन में धान में मुख्यतया करते हैं, पशुपालन में पशु चारे के रूप में करते हैं एवं मत्स्य पालन में भी इसका उपयोग कर हम लाभ प्राप्त करते हैं। लागत में अजोला की खेती। NRDP विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी द्वारा कुछ ऐसी आदर्श तकनीकियों की सिफारिश की गई है जिससे किसान अपने घर के सामने पूरे वर्ष आसानी से अजोला का उत्पादन कर सकते हैं। जहां तक इसकी उत्पादन तकनीक की बात है तो यह बहुत ही सरल विधि है और किसान अपने घर पे आसानी से इसका उत्पादन कर सकते हैं। इसके लिए हमें 1 मीटर चौड़ा और अपनी सुविधा के हिसाब से 2, 5, 10 मीटर तक हम लंबा एक कियारी बना लेते हैं जिसकी गहराई 1 मीटर तक रखते हैं और उसमें हम जहां पे पानी में रिसाव की संभावना रहती है इसलिए हम नीचे में एक ट्रांसपेरेंट या सफेद कलर की पॉलीथीन को बिछा देते हैं। उसके ऊपर से उपलब्धता के हिसाब से या तो गोबर या फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर या वर्मी कंपोस्ट का एक पतला लेयर दे करके और अजोला के पौधों को कृषि विज्ञान केंद्र पे किसी भी सरकारी संस्थान से प्राप्त करके हम उसमें उसको डाल देते हैं। स्थल के चुनाव में हमें विशेष ध्यान यह रखना होता है कि ऐसे जगह पे उसे लगाए जहां धूप और छांव दोनों प्राप्त हो। ऐसी स्थिति में उसका विकास बहुत ही अच्छा होता है। उपयुक्त प्रजातियां। यद्यपि अजोला की कुल 6 उपजातियां ज्ञात हैं, लेकिन इनमें से केवल 3 ही हमारे देश में लोकप्रिय पाई गई हैं। जहां तक इसकी प्रभेदों की बात है तो मुख्यतः 6 प्रभेद इसके आते हैं, जिसमें से प्रोपाटा वैरायटी जो है, जो प्रभेद है, वो हमारे के यहाँ के लिए बहुत ही उपयुक्त है। अगर वातावरण सही मिलता है, हमारा प्रबंधन सही है, तो 5 से 7 दिनों के अंदर में इसकी मात्रा बिल्कुल दुगुनी हो जाती है। तो अतः किसान बंधु को बार बार इसके बीज की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम अगर उसको पशु चारे के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आमतौर पे जो हमारे दुधारू फसल हैं, दुधारू पशु हैं, 1 से लेकर के 1.5 किलो तक प्रतिदिन हम पशु आहार के रूप में इनको देते हैं। चूंकि इसमें पोषक तत्वों की मात्रा पर्याप्त होती है अगर हम 1 किलो पशु आहार के रूप में इसे देते हैं। पशु गाय या भैंस के लिए जितने पोषक तत्वों की मात्रा होती है, चाहे वो कैल्शियम हो, आयरन हो, प्रोटीन हो, अदर खनिज पदार्थ हैं, वो सारे उनको मिल जाते हैं। आम तौर पे 1 किलो पशु आहार में लगभग 200 ग्राम तक खनिज पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। इसका इस्तेमाल हम बकरी, सूगर, मुर्गा में भी कर सकते हैं, लेकिन पशु के आकार के अनुसार हम इसकी मात्रा को कम करते हैं। जैसे कि दुधारू पशुओं में जहां हम 1 से 1.5 किलो तक देते हैं, वहीं मुर्गियों में 20 से 25 ग्राम देते हैं। बकरी में, सूगर में, इनमें हम 100 से 150 ग्राम प्रतिदिन इसका इस्तेमाल करते हैं। इनको खिलाने में एक विशेष सावधानी हमें यह देनी होती है कि जब हम इनको निकालें तो कम से कम 2 या 3 बार पानी से अच्छी तरह इसकी धुलाई कर दें, जिससे कि इनमें जो गंदगी के कण आए हुए हैं या इनमें जो थोड़ा सा बदबू ठहरा हुआ पानी के कारण हो जाता है वह खत्म हो जाता है। दूसरा कि जो हमारे पशुपालक इसको पूर्व से खिलाते हुए नहीं आ रहे हैं, उनको यह ध्यान रखना होता है कि जब हम शुरुआत करते हैं इसको पशु आहार के रूप में खिलाना, तो पशुओं को शुरुआत में थोड़ी थोड़ी मात्रा में दें, जिससे कि इसका टेस्ट उनको मिलने लगे। फिर वो सुगमता से 1 किलो 1.5 किलो तक सूखे चारे के में इसको खा लेते हैं। तो यह हम अपने घर के स्तर पे, अपने पशुशाला के स्तर पे सुगमता से इसका उत्पादन करके जो हमें पशु आहार में लगने वाली हजारों रुपए की कीमत लगती है, उससे हम इसका बचाव कर सकते हैं। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है।
आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम जोहला, जिला कटनी के किसान सुमेर बघेल ने। आप गर्मी के मौसम में बकरियों की देखरेख पर जानकारी चाहते हैं तो सुमेर जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। मजदूर किसान और जो लघु सीमांत किसान हैं, छोटे किसान हैं, इनके लिए बकरी पालन का धंधा बहुत अच्छा धंधा है। प्रदेश में बहुत से लघु और सीमांत किसान बकरी पालन व्यवसाय को अपनाकर अच्छा लाभ कमा रहे हैं और इसी लाभ को देखते हुए जिन किसानों ने बकरी पालन व्यवसाय कर रखा है वे किसान गर्मी के मौसम में बकरियों की उचित देखभाल करें ताकि आपकी बकरियों में किसी प्रकार की समस्या न आए। सबसे पहले जो आवश्यक है वो आवास प्रबंधन की जो हम बात करते हैं, तो आवास प्रबंधन के लिए बकरी का जो बाड़ा है वो बाड़ा ऐसा होना चाहिए जिसमें हवा का आवागमन बहुत अच्छा हो। जरूरी नहीं है बकरी का जो बाड़ा है वो पक्का हो या टीन का शेड हो, बकरी का बाड़ा कच्चा भी हो सकता है, उसमें छप्पर भी ऊपर हो सकता है। साथ ही साथ जो ध्यान देने वाली बात है, बकरी के बाड़े की जो ऊंचाई है कम से कम जो है 8 से 9 फुट से ऊपर होनी चाहिए, इससे कम उसकी ऊंचाई नहीं होनी चाहिए। बाड़े का एक हिस्सा हम ऐसे रखें कि बाड़ा जो हमारा है बराबर का जो हिस्सा है, यानी बाड़े की 2/1/3 हिस्सा जो बांधने का पशु है वो कवर होना चाहिए, 2/3 हिस्सा उससे लगा हुआ खुला होना चाहिए। खुला इसलिए जरूरी है कि बंधे खुले हिस्से में जो है गर्मियों में सर्दियों में हमारी जो बकरियां वो धूप में बैठ सकें, गर्मियों में शाम के समय उसमें टहल सकें, घूम सकें, उनका व्यायाम होता रहे। और उसमें भी हम चारे की व्यवस्था भी कर सकते हैं, उसमें चारा भी खिला सकते हैं। और बाड़ा ऐसी जगह पे हो, पेड़ों की घनी छांव है तो ऐसी छांव का स्थान पे भी हम जो है बकरी का बाड़ा बना सकते हैं। इससे क्या है कि गर्मी का असर कम होगा। दूसरी चीज बकरी के बाड़े में सबसे जो जरूरी बात है कि उसके अंदर जो है साफ सफाई बहुत अच्छी होनी चाहिए, बाड़ा गंदा ना हो, नियमित रूप से उसकी साफ सफाई होनी चाहिए। साफ सफाई के लिए हम एक काम कर सकते हैं कि सप्ताह में कम से कम जो है एक बार उसमें जो बाड़े के जो फर्श है, पक्का जो फर्श है, उस पर फिनाइल या चूने का घोल का छिड़काव कर दें, फर्श एक बार धो दें तो हमारा बाड़ा जो है स्वच्छ रहेगा और साथ ही साथ कीटाणुओं से मुक्त रहेगा। अब यहाँ तक बात आती है आपके आहार प्रबंधन की, तो बकरी के लिए वैसे तो यदि हम बकरी पालन से अच्छा उत्पादन लेना है और दूध उत्पादन भी लेना है, अच्छे बच्चे भी पैदा हमें चाहिए, तो हमें उन्हें संतुलित आहार देने की जरूरत है। तो संतुलित आहार बनाने के लिए सबसे मोटे तौर पर हमारे जो ग्रामीण भाई हैं जो बकरी पालन का कार्य करते हैं वो मोटे तौर पर संतुलित आहार बनाने के लिए रातब ले लें। रातब में जौ का है, जई का है, आपका जो है ये रातब ले सकते हैं, ये ले लें 40%। दूसरी चीज़ हम ले लें उसमें चोकर ले लें, और चोकर में दालों और चने चूनी के छिलके आते हैं, ये ले लें हम 20%। खली हम ले लें, ये ले लें हमारी 35%। 3% जो है खनिज लवण मिश्रण मिला लें और 2% उसमें नमक। इस प्रकार से ये 100% हमारा संतुलित आहार बनकर तैयार हो जाता है। इसको हम जो है बस अपनी बकरियों को जो है विशेष रूप से नियमित तौर पर, हमारी सूखी बकरी भी है उसको 200 ग्राम, और जो हमारी गर्भवती बकरी है गर्भ ठहरने के अंतिम 2 माह रह जाते हैं उस समय 300 से लेकर 400 ग्राम ये संतुलित राशन उसको नियमित रूप से हमें देना है। और जो हमारी दूध देने वाली बकरियां हैं उनको भी 300 से लेकर 400 ग्राम तक संतुलित राशन 2 महीने तक जब दूध देगी ब्याने के बाद 3 महीने तक उस दरमियान देना है। इसके अलावा हमें जो आवश्यकता है, भूसा बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, आसानी आप भूसे की हम लगा सकते हैं। हरा चारा पर्याप्त मात्रा में हो, हरा चारा भी संतुलित हरा चारा हो। साथ ही साथ हमें बकरियों को 3 से 4 घंटे तक हम बकरियों को नियमित रूप से चराना आवश्यक है। तो गर्मी के मौसम में विशेष ध्यान रखें कि गर्मियों में लू चलने पर दोपहरी में अपनी बकरियों को चरागाह में नहीं ले जाएं। शाम को जो है आप जो है 5 बजे के बाद आप चरा सकते हैं ठंडे मौसम में, और सुबह 7 से 8 बजे तक यदि हम चरा लेते हैं तो उसकी आवश्यकता पूर्ति हो जाती है। और साथ ही साथ बकरियों को विशेष रूप से स्वच्छ और ताजी, एकदम ताजी पानी, चाहे वो समर का है, चाहे आपका ट्यूबवेल का है, चाहे हैंडपंप का है, जहाँ से भी आप निकाल लें, ताजी पानी होनी चाहिए, स्वच्छ पानी होना चाहिए। वो कम से कम दिन में 4 से 5 बार उसे दिखाएं। गर्मी के मौसम में बकरियों में कई तरह के परजीवियों की भी समस्या देखी जाती है। यदि समय पर इन परजीवियों का नियंत्रण नहीं किया गया तो ये परजीवी इन्हें कमजोर कर देते हैं।
साथ ही साथ एक ध्यान और रखना चाहिए, बकरियों के पेट में आपके जो लिवर फ्लूक हो जाते हैं, पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, तो इस लिवर फ्लूक के लिए बकरियों को जो है हर 3 माह के अंतर पर हम बकरियों को, कई सारी बाजार में दवाएं आती, इनको लेके यदि हमारी जवान बकरी है तो उसको 600 से 700 ml तक उसको जो है हर 3 महीने के अंतर हम वो दवा देते रहेंगे, तो वो कीड़े नहीं होंगे। जो खुराक है वो 100% उसके शरीर को लगेगा, उसके शरीर का विकास अच्छा होगा, अच्छा दूध उत्पादन प्राप्त करेंगे, बच्चा स्वस्थ मिलेगा। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419215 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। 16 channels.